हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड, वेलकम बैक अगेन। सो हमने एटम का लेक्चर नंबर 1 कवर किया था एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का। और इसमें हम बोर के थर्ड पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे और शॉर्ट एंड क्विक वीडियो होने वाला है। एंड ऑल्सो वी विल कवर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एज एटम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमने जब बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, तो yesterday या इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्न दैट एक लेवल है एन इनिशियल और एक लेवल है एन फाइनल। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर ऊपर जाता है। ठीक है, तो मैं हमने बताया था दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा एंड देन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होगा तो सेम एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। अब ये किसी भी लेवल पे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है। और उस लेवल से ग्राउंड स्टेट पे या सक्सेसिव स्टेट्स में जब ये नीचे आएगा तो उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन ये क्या करेगा, एमिट करेगा। सो ये जो फोटोन एमिट करेगा इसके रिगार्डिंग या इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन ऑब्टेन होती है उसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसी को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रा विच इज डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट का क्या मतलब है, एक डेफिनेट लाइन मिलेगी, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इन दोनों लेवल्स का जो गैप होगा वही इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, इस उतनी ही फ्रीक्वेंसी का या उतनी ही एनर्जी का यहाँ पर फोटोन एमिट होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो ई एन हमारे पास आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहाँ पर जेड है आपका एटॉमिक नंबर और एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ यू ऑल नो दैट फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर जेड कितना होने वाला है, 1। तो ई एन कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। नाउ वन बाय वन अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, फॉर ग्राउंड स्टेट एन की वैल्यू कितनी होने वाली है ग्राउंड स्टेट के लिए, 1। ठीक है, एन कितना होने वाला है, 1। तो ई 1 कितना आने वाला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू कितनी आने वाली है अपने पास, 2। तो E2 कितना आने वाला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसे हम डिवाइड करें तो रफली आएगा 4 3 12 एंड 0.4 3.4 दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एन कितना आने वाला है, 3। E3 आने वाला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 9। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.51 दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर। और फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन कितना होता है अपने पास, एन इक्वल टू 4। ठीक है, तो E4 आएगा -13.6, 4 का स्क्वायर इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे ये तो आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही हम फर्दर बाकियों का भी निकाल सकते हैं जिसे हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कितनी वेवलेंथ या कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करता है। सो यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट यूजिंग बोर्स third postulate we have delta E that is E final minus E initial। तो डेल्टा E आएगा HC बाय लैम्डा। ठीक है, तो सपोज ये
एन फाइनल लेवल है, ग्राउंड, ठीक है, और ये एन इनिशियल लेवल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई फाइनल कितना होने वाला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन फाइनल का होल स्क्वायर, और ई इनिशियल कितना होने वाला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन इनिशियल का होल स्क्वायर। सो अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो ये कितना आएगा, 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दें अगर HC से तो ये कितना आ जाएगा, 1/λ। तो 1/λ कितना हो जाएगा अपने पास, अब इस पूरे कांस्टेंट को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज R इंफिनिटी 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, वेयर R इंफिनिटी इसे कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास है, R इंफिनिटी की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूं मैं तो इसकी वैल्यू होती है m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h⁵c, ठीक है। आप इनमें सबकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 8.8 × 10⁻11, h की 6.6 × 10⁻34 और c 3 × 10⁸ इन सब की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 1.09 × 10⁻7, ठीक है। तो फाइनली वी हैव ऑब्टेन्ड द फॉर्मूला दैट इज 1/λ इज इक्वल टू R इंफिनिटी 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और 1/λ को कहा जाता है वेव नंबर v बार, ठीक है। दिस इज वेव नंबर। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो इस साइड पे हम एनर्जी प्लॉट करने वाले हैं और इस साइड पे n। सपोज ये जो हमने सबसे नीचे लिया है दिस इज n = 1। अब n = 1 लेवल की एनर्जी आप सबको पता है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज दिस इज n = 2। अब n = 2 लेवल की एनर्जी कितनी है वो भी हम निकालते हैं। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में n = 2 लेवल की एनर्जी निकाली, कितनी आई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट n = 3 लेवल, n = 3 लेवल की एनर्जी आई थी हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वाज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 4 की अगर मैं बात करूं तो इसकी एनर्जी आई थी 0.85। सिमिलरली अगर n = 5 की बात करें तो उस लेवल की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है 0.54। ऐसे करते करते हम ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। तो जो अपनी लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज के लिए अगर हम फॉर्मूला रखें 1/λ = R इंफिनिटी 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर।
तो लाइमन सीरीज के लिए एन फाइनल फिक्स है। क्या है? एन फाइनल है 1। ग्राउंड स्टेट पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एमिशन होता है उसी का उनका एमिशन कहते हैं लाइमन एमिशन या लाइमन सीरीज। ठीक है, तो एन फाइनल को कर दो आप फिक्स। कितना कर दो? 1। तो एन इनिशियल भी फिक्स हो गया क्या? नहीं। एन इनिशियल की वैल्यू अब क्या होगी? 1 के अलावा सब कुछ। सब कुछ माने तो 1 के अलावा 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंफिनिटी 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। अब इसमें एन फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास? 2। फाइनली कौन से लेवल पे आना चाहिए? 2 पे। इनिशियल कितना होगा? 2 के अलावा सब कुछ, दैट इज 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। 1 नहीं होगा, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। जब भी एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो कहां से आएगा? हायर स्टेट से लोअर स्टेट्स की तरफ। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर इंफिनिटी दैट इज 1 बाय 4 माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 फिक्स हो गया ना यहाँ पर, तो ये 1 बाय 4 फिक्स रहेगा। एन इनिशियल की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर? लाइमन बाल्मर। आगे चलते हैं, बात करते हैं पास्टन। पास्टन सीरीज के लिए एन फाइनल कितना हो जाएगा अपने पास? 3 और एन इनिशियल कितना होगा? 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा दैट इज 1 बाय लैम्डा, वो आएगा आर इंफिनिटी 1 बाय 9 माइनस 1 बाय एन इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्रैकेट की बात करें, सीक्वेंस में चलते रहो, लाइमन पास्टन ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, तो एन फाइनल कितना हो जाएगा? 4 और एन इनिशियल इसके अलावा सब कुछ 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो 1 बाय लैम्डा का यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर इन्फिनिटी 1 बाय 16 माइनस 1 बाय, और लास्ट जो हमने पढ़नी है दैट इज पी फंड। तो पी फंड सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा हो जाएगा आर इन्फिनिटी 1 बाय 25 माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि इसमें एन फाइनल कितना हो गया अपने पास? 5 और एन इनिशियल कहाँ से शुरू होगा? 6 7 अप टू इन्फिनिटी। अभी सारे इस लाइन स्पेक्ट्रा को हम ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लाइमन सीरीज। पहले कुछ और लाइन्स में कंसिडर कर लेता हूँ। This is n equal to 6, this is n equal to 5, suppose this is n equal to 7। अब आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लेवल में ऊपर जाते जा रहे हैं तो गैप क्या होता जा रहा है? कम। यहाँ देखो गैप कितना बड़ा है ना, क्योंकि इन दोनों लेवल का गैप लोगे तो कितना आएगा? -13.6 और 3.4, जो कि लगभग लगभग कितना आएगा आपके पास? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। पर इन दोनों लेवल्स के बीच का गैप लोगे तो वो क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में काफी कम। फिर इन दोनों के बीच में लोगे तो फिर कम, फिर कम, फिर कम और कम। ऐसे जाते जाते जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये लाइंस क्या होती रहेंगी? क्लोज आती रहेंगी। ठीक, और एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आप इन लाइन में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेवल्स क्या हो जाएंगे? इतने क्लोज क्लोज आ जाएंगे दैट इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले लाइमन सीरीज की बात करते हैं। इनिशियल क्या है इसके लिए? 1। सबसे पहले कहां से आएगी? 2 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, ये सब इन्फिनिटी से भी जो आएगी किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे? आपकी लाइमन सीरीज। और ध्यान रखना लाइमन सीरीज लाई करती है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अक्सर ये सवाल डायरेक्टली फैक्चुअल आपसे पूछ लेता है, मतलब मेमोरी बेस्ड। ठीक है, दूसरा बाल्मर। बाल्मर के लिए एन फाइनल कितना होने वाला था? 2। एन इनिशियल कहां से शुरू होगा? 3 से।
4 से 5 6 7 ऐसे करते करते आएंगे। ये कौन सी हो गई? दिस इज बाल्मर सीरीज। और बाल्मर कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है विजिबल में। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। लाइमन, बाल्मर, पास्चन है ना। नेक्स्ट आएगी पास्चन। पास्चन के लिए एन कितना होने वाला है? 3। देखो तो ये जितनी भी लाइंस है, ये जितनी भी लाइंस कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, किसे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? पास्चन सीरीज को। लाइमन, बाल्मर, पास्चन। और ध्यान रखना पास्चन सीरीज लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इसके बाद आएगी ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए एन कितना होना चाहिए? 4। 4 ऊपर चले गया, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एन इक्वल टू 4, फाइनल 4 होना चाहिए। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से, 6 से, एन अप टू सो ऑन। ठीक, ये जितनी भी ग्रीन लाइन है किसे को कॉरेस्पॉन्ड करेंगी? ब्रैकेट। और लास्ट जो हमारा स्पेक्ट्रा बचा है वो दैट इज पी पॉइंट। पी पॉइंट को हम ऑरेंज से दिखा देते हैं। तो इसके लिए एन फाइनल कितना होने वाला है? 5। इनिशियल कहाँ से शुरू होगा? 6 से। ठीक, तो ये सारी लाइंस किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगी? पी पॉइंट। तो ये बन गया आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्लियर? ये डिस्क्रीट लाइंस हैं। सबसे पहली वाली एन फाइनल जिसके लिए 1 होगा दैट इज लाइमन। एन फाइनल जिसके लिए 2 होगा दीज आर ऑल बाल्मर सीरीज। एन फाइनल जिसके लिए 3 होगा दीज ऑल आर पास्चन। एन फाइनल जिसके लिए 4 होगा दीज ऑल आर ब्रैकेट। और एन फाइनल जिसके लिए 5 होगा दीज ऑल आर पीफर्ड। देखो ये जो पहली लाइन है ना लाइमन की, इसे कहते हैं लाइमन्स फर्स्ट लाइन, इसे कहते हैं लाइमन्स सेकंड लाइन। ऐसा भी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कभी कभार, इसे कहेगा लाइमन्स थर्ड लाइन। ऐसे ही ये जो एन फाइनल 2 है और एन इनिशियल 3 है, इसमें कौन सी लाइन कॉरेस्पॉन्ड करेगी? बाल्मर की पहली। ठीक है, एन फाइनल 2 है, एन इनिशियल 4 है, इसमें कौन सी कॉरेस्पॉन्ड करेगी? बाल्मर की दूसरी। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक, क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटम्स। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं ताकि जो अभी तक आपने पढ़ा है वो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये विजिबल है। चलो, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में या जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें बताया था कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी अगर आपके पास -13.6 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है? -27.2, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो कितनी आती? काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आती है -13.6, नेगेटिव कर दोगे तो कितना आ जाएगा? +13.6। बल्कि इसने पूछा नहीं है पर ठीक, क्लियर? अब इन्हें सम कर दोगे -27.2 +13.6 तो आपको आंसर कितना मिलेगा? अगेन -13.6 विच इज टोटल एनर्जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 नाउ ये देखिए क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस 5.29, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11, द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट विल बी। अब इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z। अब z तो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n² के लिए। अब कौन सा ऑर्बिट के लिए बोल रहा है? फोर्थ ना, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या कर दोगे? n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स a0। अब a0 कितना दे रखा है? 5.29 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, क्लियर? तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि काम
आसान हो जाए, 16 इंटू 5.29 विच इज 84.64 है ना, दैट कम्स आउट टू बी 84 पॉइंट, दैट इज 8.46 ऑप्शन है अपने पास 8.46 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज गिवन बाय, ओके देखो कहां से बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट से लेके सेकंड ऑर्बिट पे, और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब काम आएगा जो आपने आज के लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंफिनिटी 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब कहां से कहां जंप करना है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड, मतलब n फाइनल कितना हो गया 2 और n इनिशियल कितना हो गया 3 है ना, तो ये हो गया r और n फाइनल हो गया 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और n इनिशियल हो गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 और 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 है ना। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज किए तो 1/λ आ गया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, अरे बहुत आसान है, इसे क्या करते हैं सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। देखो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू लैम्डा होता है सी, तो c/λ होता है न्यू है ना। ठीक, तो अगर मैं इसे सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ा ना, सी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और सी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। व्हाट इज c/λ, न्यू, क्लियर। कितना आ गया 5rc/36 है क्या ऑप्शन, होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आसान आसान सवाल आएंगे, बट मेन शर्त ये है कि आपको एन फाइनल और एन इनिशियल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि कौन सा एन फाइनल है और कौन सा एन इनिशियल है, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और भी प्रैक्टिस कराते हैं आपको। ठीक, क्या कह रहा है, इफ द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा, देन कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी फंड सीरीज। अब वही बात आ गई कि पता होना चाहिए कि लाइमन के लिए कौन सा है और पी फंड के लिए कौन सा है। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, सबसे पहले ये बताओ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां होगा, उसके लिए एन फाइनल कितना होगा 1 और एन इनिशियल कितना होगा 2 है ना, फर्स्ट मेंबर बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड मेंबर बोल रहा होता तो एन इनिशियल को कितना रखता 3, थर्ड मेंबर बोल रहा होता तो 4 रखता। ठीक हो गया, तो 1/λ निकाल देते हैं भाई। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास r इंफिनिटी 1 माइनस 1/4, इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा r इंफिनिटी 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इसे थोड़ा और बेहतर से सॉल्व कर लेता हूं मैं, यहाँ से r इंफिनिटी की वैल्यू निकाल देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 4/3λ। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ पी फंड सीरीज। अब लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड। पी फंड के लिए एन फाइनल कितना होता है 5 है ना, तो एन इनिशियल कितना होगा फर्स्ट मेंबर के लिए 6। ठीक है, तो फॉर पी फंड एन फाइनल इज 5 और फर्स्ट मेंबर के लिए एन इनिशियल कितना होने वाला है 6। तो इसके लिए 1/λ डैश कितना आने वाला है, ये आएगा r इंफिनिटी 1/5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1/36। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर, r इंफिनिटी 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 1/λ डैश। मुझे चाहिए लैम्डा डैश, लैम्डा डैश कितना हो जाएगा 36 इंटू 25 अपॉन 11 इंटू आर इन्फिनिटी। अब आर इन्फिनिटी की वैल्यू मैं पहले से कैलकुलेट करके बैठा हूँ 4/3λ, तो लेट मी पुट दिस, तो हो जाएगा 36 इंटू 25 अपॉन 11 इंटू 4/3λ है ना। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, 4 1 जा एंड 4 9 जा। ठीक है, नीचे 11 आ रहा है, हाँ 11 सब में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 3 जा 75 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 75 इंटू 9 ये आएगा आपके पास 9 5 45 कैरी गया 4 9
54 9 7 63 67 दैट इज 675 लैम्डा बटे 11 है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, देखो आसान है, लगते हैं मुश्किल बट क्वेश्चन आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और आपको पता है कि लाइमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट पी फंड कौन से हैं, ठीक, कौन से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे उन्हें, तो मजा आता है इन क्वेश्चनों को करने में फिर। देखो क्या पूछ रहा है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन चमका तो सबसे पहले आप देख के क्या करोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू 1 रख दोगे और पेपर ही गलत। एन की वैल्यू 1 रखने से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं मिलती, एन की वैल्यू 1 कॉरेस्पॉन्ड करती है ग्राउंड स्टेट को, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए फिर एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4, है ना। तो ऐसे हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो E2 लिखता हूं, इसे कितना आना चाहिए, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब E4 कितना आना चाहिए, -13.6 डिवाइडेड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। बस अब इन्हें डिवाइड कर देते हैं, E4 बाई E2 बोल रहा है या E2 बाई E4, E2 बाई E4 कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया, तो ये तो बली चढ़ जाएगा, 16/4 कितना हो जाएगा, 4:2, है ना। ये 16 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन, बट कंफ्यूजन मैंने बताया आपको कहाँ होगा। देखो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अक्सर गलती होने के चांसेस रहते हैं। What should be the ratio of minimum to maximum wavelength of radiation emitted by transition of an electron to the ground state of Bohr's hydrogen atom? देखो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले बात बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ कहां से आएगी। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, रट के नहीं जाना है इसे, कई लोग रटा देते हैं कि ऐसे मैक्सिमम ले लो ऐसे मिनिमम ले लो। देखो डेल्टा ई क्या होता है, E2 माइनस E1, मतलब दो एनर्जी लेवल्स के गैप का, दो एनर्जी लेवल्स का गैप जो होता है उसी को डेल्टा ई बोलते हैं, और डेल्टा ई होता कितना है, HC बाय ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बोल देता हूं। अब जितना बड़ा ये एनर्जी का गैप होगा, मतलब E2 और E1 का गैप उतना बड़ा होना चाहिए एनर्जी का गैप बड़ा होने के लिए। अब एनर्जी का गैप जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी का गैप जितना बड़ा वेवलेंथ उतनी छोटी, और एनर्जी का गैप जितना छोटा वेवलेंथ उतनी बड़ी। अच्छा दूसरे तरीके से समझो, एनर्जी का गैप जितना बड़ा तो फ्रीक्वेंसी उतनी बड़ी, क्यों, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू, तो डेल्टा ई जितना बड़ा है एच तो कांस्टेंट है, न्यू भी क्या होगा उतना बड़ा, और न्यू जितना बड़ा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली एनर्जी का गैप जितना छोटा होगा तो एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी उतनी कम, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी तो वेवलेंथ उतनी ज्यादा। बस हो गया अपना काम, ये बात समझ में आ गई। तो अब बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए बताओ क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और एनर्जी गैप मैक्सिमम कब होगा, जब एन फाइनल कितना हो जाए, 1, और एन इनिशियल कितना हो जाए, इंफिनिटी, हो गया। तो 1/λ कितना आ गया, आर इंफिनिटी, ये क्या है, लैम्डा मिनिमम। अब अगर लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, आर इंफिनिटी, जब एनर्जी का गैप क्या हो जाए, मिनिमम। एनर्जी का गैप मिनिमम कब होता है, स्टार्टिंग के दो लेवल्स में ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा बोल रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी का गैप क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी का गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो पहले के दो लेवल्स ले लो आप, ठीक है, तो पहले के दो लेवल्स ले लोगे तो 1/n इनिशियल 1 माइनस 1/n इनिशियल n फाइनल 1 और n इनिशियल 2, 2 का स्क्वायर कर दूंगा 4, तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज आर इंफिनिटी।
अब लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम का रेशियो पूछ रहा है मेरे को, तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना आया 1/r इन्फिनिटी, और यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम कितना आया 4/3r इन्फिनिटी। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 गिव्स लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, और यहाँ क्या आया 1/r इन्फिनिटी, 4 यहीं रह जाएगा और 3 इंटू आर इन्फिनिटी कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये कितना आना चाहिए 3/4, तो ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर। और कोई क्वेश्चन बचा? एक और क्वेश्चन है, ये वाला तो हो गया है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो पहले बताओ लाइमन, बाल्मर और पास्टन। पास्टन के लिए एन फाइनल कितना होता है 3, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए सबसे बड़ा। अब एनर्जी का डिफरेंस सबसे बड़ा कब आएगा, जब एन फाइनल तो फिक्स है ना आपका, वो कितना हो जाएगा 1/9, और एन इनिशियल वो कितना कर दो इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/λ की वैल्यू कितनी आ गई r इन्फिनिटी बाय 9, तो लैम्डा कितना हो गया 9/r इन्फिनिटी, r इन्फिनिटी की 1.09 इंटू 10⁻7, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 1.09 इंटू 10⁻⁻7, से डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। 8.25 आया ना, ठीक है। तो ये आएगा 8.25 इंटू 10⁻⁻7, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 825 इंटू 10⁻⁹, दैट इज 825 नैनोमीटर, ठीक है, क्लियर। तो बस हो गया अपना काम, ठीक। तो यहीं पे हम हाइड्रोजन एटम की समाप्ति करते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मैं इसे स्प्लिट मोड में डाल देता हूँ, आप नोट्स ले लीजिए। एंड इसके बाद हम न्यूक्लियस कवर करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई, और इसी के साथ आपके तीनों मॉडर्न फिजिक्स के एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर कवर हो जाएंगे, जो आपको 10 से 12 नंबर देके जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हें कवर कर लीजिएगा, इन्हें देख लीजिएगा, और इनके क्वेश्चन भी हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फुल स्क्रीन है इसमें, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। दिस इज स्लाइड 1, दिस इज स्लाइड 2, दिस इज स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिनिश किया बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।